हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी 2 परीक्षा के रिगार्डिंग है और यहाँ चलेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज अभी तक 15 हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से सारे वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो वो है प्लेलिस्ट के रूप में। तो ये वीडियो नंबर 16 है, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए रिलेटेड प्रश्न है। और टोटल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के 75 प्रश्न है, जिस 75 प्रश्न को हमने हिंदी और इंग्लिश में टाइप कर रखा है। मतलब पूरी तरह से न हिंदी न इंग्लिश, दोनों का कॉम्बिनेशन है कहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रश्न है, जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और इसी तरह के वीडियो अगर चैनल पर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा। अगर लगता है किसी सहयोगी के लिए उपयोगी हो तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। तो इस टेस्ट सीरीज का शुरुआत के साथ पहला कोरोना से। तो प्रश्न नंबर 1 है और टोटल हर वीडियो की तरह यहाँ भी 75 क्वेश्चन होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिश्रण मिलेगा आपको यहाँ पे। और बाकी आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितने भी आपका एलपी सीबीटी टेस्ट सीरीज है। तो चलिए हम बात करेंगे कोरोना इफेक्ट नहीं होता है। कोरोना का इफेक्ट इनमें से किस पे नहीं होता है वो आपको बताना है। पहला कह रहा है फेंट इल्यूमिनेशन ग्लो ऑफ ब्लूस कलर। उसके बाद कह रहा है लाइब्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का मुक्त होना। और तीसरा कह रहा है हिसिंग साउंड। और चौथा कह रहा है वाटर पोल्यूशन। इनमें से कौन सा टाइप कोरोना में नहीं होता है वो बताना है। तो आप देखे होंगे बड़े बड़े खंभों की ट्रांसमिशन लाइन लगी रहती है, जिसमें 2 तारों की एक निश्चित दूरी फिक्स की जाती है। किसको करने के लिए? कोरोना को कम करने के लिए। तो ये दूरी अगर ब्रेक डाउन होता है एयर का तो क्या क्या होता है? पहले लाइट बुलिश कलर का लाइट निकलता है, उसके बाद ओजोन बनता है, यानी ऑक्सीजन वहाँ मौजूद रहता है और दूसरे ऑक्सीजन के अणु विखंड होके O3 का निर्माण बनाता है, तो जिसे ओजोन निर्माण कहते हैं। और तीसरा साउंड होती है, जो आपने सुना भी होगा, ध्वनि निकलता है हिसिंग साउंड का। तो यहाँ एक राइट आंसर बचता है डी, पोल्यूशन नहीं होता। कौन सा टाइप के पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन। आपको कोरोना से कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 पे, जिससे कम्यूटेटर के 2 सेगमेंट के बीच इंसुलेटिंग पदार्थ होता है। उस पदार्थ को नाम बताना है जो 2 सेगमेंट के बीच होता है। तो सबसे पहले कम्यूटेटर का जब भी सवाल हो तो डीसी क्या कहेंगे? मोटर। चलिए मैं मोटर प्लस जनरेटर कह देता हूँ, क्योंकि मोटर और जनरेटर में बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन डीसी होना चाहिए। तो डीसी मोटर जनरेटर में कम्यूटेटर लगता है। तो इसके सेगमेंट में इंसुलेटिंग पदार्थ के बीच में क्या लगता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ऑप्शन में आपका है एस्बेस्टर, दूसरा अब्रक, तीसरा आर्गोनिक, चौथा है चीनी मिट्टी। इनमें से कौन सा लगता है? तो ध्यान दीजिएगा, कम्यूटेटर एक सेगमेंट बाई सेगमेंट छोटी छोटी पार्ट बनी होती है राउंड में। पहले तो इसकी सेगमेंट, मेन सेगमेंट किसका होता है? कॉपर का होता है। और 2 कॉपर के बीच में क्या लगता है? माइका, अब्रक लगता है। इसे बी, राइट आंसर आपका यहाँ पे है बी। तो राइट आंसर मैं यहाँ लिखते चलता हूँ बी, पहले का डी। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 3 पे बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन कैपेसिटिव सर्किट को इंडिकेट कर रहा है? कैपेसिटिव सर्किट बताना है, इनमें से कौन है? तो पहला कह रहा है I बराबर 0, दूसरा कह रहा है I लैग बिहाइंड 90 डिग्री, करेंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। दूसरा कह रहा है करेंट इज इन फेज ऑफ वोल्टेज, फेज वोल्टेज में और करंट में कोई एंगल नहीं है, दोनों इन फेज है। और अंतिम कर रहा है आई लैग बाई वी बाई 90 डिग्री, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो कैपेसिटिव सर्किट आपने देखा होगा, लीड लैग की कैपेसिटी आपने देखा होगा। सारा कंसेप्ट आपको यहाँ यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना है? आपने वोल्टेज करंट के एक सर्किट देखा होगा, इस तरफ के सर्किट एक बनता है, दूसरा सर्किट आपको इसके साथ अगर यहाँ से स्टार्ट होके इस तरफ के बनता है। और मैं यहाँ कह दूँ कि हमारा ये है भी और ये है आई। तो आई क्या कर रहा है? 0 पहले वोल्टेज है, उस समय 90 डिग्री की इसका आई है। तो 90 डिग्री आई क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, और ये होता है कैपेसिटिव में। लेकिन सेम इसी तरह के प्रश्न अगर आ जाए कि कैपेसिटिव नहीं इंडक्टिव सर्किट में, तो यहाँ राइट आंसर आपका डी है। वो मैं बाद में अभी क्लियर बताऊंगा। लेकिन इंडक्टिव सर्किट होगा तो क्या होगा? तो वो भी आप यहीं से कंफर्म कर लीजिएगा। अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो ये आपका आई बन जाएगा भी
और V बन जाएगा I, यानी वोल्टेज पहले मैक्सिमम पहुंचेगा, करंट बाद में मैक्सिमम पहुंचेगा। ये होगा इंडक्टिव सर्किट के लिए। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो अगर इंडक्टिव हो तो मैं इसी के साथ एक कलर बना दूं, तो ये कहें मैं, ये आपका है वो करंट के लिए, और वो है आपका करंट के लिए, और दूसरा इंडक्टिव है वोल्टेज के लिए। तो इस टाइप के सर्किट बन जाएंगे। तो दोनों में यही डिफरेंस है। लेकिन हमारा प्रश्न संख्या 3 था कि कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, I लैग बाई V 90 डिग्री कैपेसिटी में। राइट आंसर डी है। उसके बाद आपके पास प्रश्न आएगा 4 नंबर और 5 नंबर। तो पहले 4 नंबर की बात कर लेते हैं, जिसमें पूछ रहा है सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो डैम्पिंग वाइंडिंग आप जानते ही होंगे, आर्मेचर के सीरीज में लगता है, लेकिन किस लिए लगता है ये पूछ रहा है। पहला करा शोर को यानी आवाज़ को कम करने के लिए, दूसरा करा शुरुआती टॉर्क प्रदान करने के लिए, तीसरा करा है वोल्टेज को कम करने के लिए, और चौथा करा है एडी करंट को कम करने के लिए। तो कौन सा काम के लिए लगाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, डैम्पिंग मतलब डैम्पिंग, स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए। राइट आंसर यहाँ पे बी है। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे। प्लम्बर वर्क में सोल्डर का मिश्रण होता है। किस प्रकार का सोल्डर प्लम्बर वर्क में यूज होता है वो बताना है। तो सोल्डर में 3 धातु के यहाँ नाम लिया हुआ है। लीड को क्या बोलते हैं आप, शीशा। हिंदी में कई लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। टीन आपको पता ही है, एंटीमनी को एंटीमनी बोलते हैं। तो कौन सा मिश्रण है, 40-60 और इसमें ट्रेसेज है। दूसरा 30-60-10 है, 33-66 1 है, और लास्ट ऑप्शन है 66-33 1। कौन सा रेशियो होता है वो बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लम्बर वर्क में लीड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो लीड की मात्रा 66% यहाँ दिख रहा है, टीन की मात्रा 33 और 1% एंटीमनी। तो राइट आंसर यहाँ पे डी आपके लिए होगा। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। तो 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ट्रांसफर में बुकोल्ज रिले का उद्देश्य होता है। पहला कह रहा है यह सुरक्षा प्रदान ट्रिप कंडीशन में कराता है। दूसरा सीबी के लिए सुरक्षा उपकरण है। हाई कैपेसिटिव रिले है। अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन होने पर संचालित होता है। इनमें से राइट कौन सा है। सभी लगभग सही प्रश्न बता रहा है, लेकिन एग्जैक्ट इसमें एक ही ऑप्शन है। तो 6 का प्रश्न को आपको जवाब मिल जाना चाहिए। तो मेरे तरफ से रहेगा डी, अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन होने पर संचालित होने वाला स्विच। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि हमें तो समझ ही नहीं आया बुकोल्ज रिले होता क्या है। तो आप ट्रांसफार्मर जानते हैं। ट्रांसफार्मर नथिंग क्या है, एक डब्बा है। एक डब्बा में 2 वाइंडिंग रखा हुआ है, जिसे एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी, और दोनों के बीच क्या भर दिया जाता है, ऑयल मतलब खनिज तेल। ये भी प्रश्न आएगा, ट्रांसफार्मर में क्या भरा हुआ रहता है, खनिज तेल वाला ऑयल भरा हुआ रहता है। अब कह रहा है कि ये वाइंडिंग में जब करंट आप लेंगे, इनपुट आउटपुट इससे जोड़ेंगे, तो इस पर क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगा, जिसके कारण से ये गर्मी से ऑयल गर्म होगा, जो कहाँ जाता है, कंजर्वेटर में। कंजर्वेटर में इसको फैलने का जगह मिलता है, और फैलने की जगह बाद जो ऑयल ठंडा होता है, साइड में आपने देखा होगा इस टाइप के रिप्स लगे होते हैं। ये ठंडा करने के लिए, कूलिंग के लिए रिप्स लगता है। तो यहाँ से ऑयल ठंडा होते रहता है, लेकिन किसी कारण से प्राइमरी और सेकेंडरी शॉर्ट हो रहा है, यानी हो सकता है ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो गई है, वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो गया हो, इस कारण से ये डायरेक्ट शॉर्ट हो रही है। तो क्या उस कंडीशन में अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन होगा, लेकिन इसको ट्रिप कराएगा कौन, वो कराएगा बुकोल्ज रिले। और बुकोल्ज रिले नथिंग है, लेकिन क्या है, ये एक ऐसा स्विच है जैसे लिमिट स्विच की तरह काम करता है। पहले एक प्लंजर को शॉर्ट कराएगा, तो इसे बोलते हैं अलार्म। उससे ज़्यादा भी और गर्मी बनता रहा तो ये ऊपर और एक लेवल होता है, इसे बोलते हैं ट्रिप। फाइनली इसको ट्रांसफार्मर को बंद करा देगा। तो अलार्म और ट्रिप दोनों फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर में, और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं बुकोल्ज रिले। और बुकोल्ज रिले कब काम करेगा, अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन होने पर संचालित होता है। उसके बाद 7 नंबर यहाँ प्रश्न आपको मिल गया डी। उसके बाद 7 नंबर है, कंडक्टर का तापमान गुणांक होता है, यानी टेम्परेचर फैक्टर, या कह सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। तो पहले बोल रहा है 0 तापमान, पहले प्लस माइनस टेम्परेचर, और नेगेटिव और पॉजिटिव। कौन सा गुणांक होता है वो बता दीजिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है।
तो इसका राष्ट्र जवाब हमारे पास डी है। और एक प्रश्न और इसी से आएगा सेमीकंडक्टर के लिए। तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंडक्टर का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर का क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। और तीसरा अगर कहें सेमीकंडक्टर का क्या होता है, तो हर जगह ये नेगेटिव मिलेगा, लेकिन अगर हाई लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे तो नेगेटिव ही होगा। लेकिन कई जगह कुछ होता है आपका इनस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर, यानी शुद्ध सेमीकंडक्टर होता है, तो पहले उसका पॉजिटिव होता है, पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है। तो इस टाइप से आपको अलग कंसेप्ट है। लेकिन डायरेक्टली अगर प्रश्न पूछे तो कंडक्टर पॉजिटिव, इंसुलेटर नेगेटिव, सेमीकंडक्टर नेगेटिव। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ पे डी मिल गया है। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलेंगे अगले स्लाइड में। तो राइट आंसर यहाँ डी है। तो उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर के बाद 8 नंबर आएगा। तो यहाँ अल्टरनेटर का पूछ रहा है अल्टरनेटर की आरपीएम 3000 है, ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब पोल उसमें 4 लगे हुए हैं। तो एफ बराबर, आपने पढ़ा होगा स्पीड, ये वाला फार्मूला, लेकिन इसको हम टर्म एक सिंपल सी याद करने के लिए भी रखें तो थोड़ी सी और आराम हो गया होगा आपके लिए भी। देखिए आरपीएम 3000 रहता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और पोलों की संख्या 2 होती है। आरपीएम हम एक सिंपल सी आपको याद करने के लिए बता दें, कैलकुलेशन तो सब लोग पढ़ाते हैं। आरपीएम 3000 रहेगा जब पोल 2 और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहेगा। आरपीएम 1500 रहता है जब पोल की संख्या 4 होगी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ देखिए आरपीएम 3000 दिया हुआ है, पोल कह रहा है 4 हो गया, तो 4 अगर हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? दुगना हो जाएगी। तो 100 हर्ट्ज आपको आंसर मिल गया सी। इससे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। और बाकी आपका एनपी वाला है, सिंक्रोनस स्पीड वाला, एन बराबर एफ इंटू 120/p करके होता है। इस वाले प्रश्न से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी प्रश्न आपको स्पीड मिल जाती है। तो यहाँ हमें निकालें इस प्रश्न से। तो एफ हमारा दिया हुआ नहीं है, तो ये पता करना है। तो ये पता बताने के लिए क्या चाहिए? p गुना एन डिवाइडेड बाई 120। p कितना दिया हुआ है यहाँ पे? पोल की संख्या 4 है, एन की स्पीड 3000 बता रहा है और यहाँ बता रहा है 20 है। तो इसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे पोल इंटू फ्रीक्वेंसी। हाँ 3000 आरपीएम है, देखिए सॉरी, तो एक डिवाइड हो जाएगा, 3 जीरो होगा और 4 3 12 होगा। और 3 को डिवाइड करेंगे 100 से, 3 को करेंगे 100 बार में तो 100 होगा, 100 हर्ट्ज। अब जैसे सुविधा लगे वैसे प्रश्न कीजिए, लेकिन प्रश्न का आंसर गलत मत कीजिए। तो ये राइट आंसर यहाँ पे सी है। और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है बोलते हैं मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो घंटी ज़रूर बजाइएगा दोस्त। घंटी जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब करना सफिशिएंट नहीं है, साथ में बेल बटन भी दबाना आपको ज़रूरी है जब आप नोटिफिकेशन चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो आप फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। बहुत सिंपल आईटीआई का जवाब होना चाहिए। वोल्ट मीटर का यूज करने के लिए किसको नापते हैं? वोल्ट मीटर से। तो पहला वोल्टेज कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, करंट कर रहा है, चार्ज कर रहा है, डी। तो राइट आंसर आपको पता ही है, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज ही नापेंगे। और कई बार इसे पोटेंशियोमीटर भी बोल दिया जाता है वोल्टेज नापने का। उसके बाद अगला है 10 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कौन सा टॉर्क संबंधित है इंडक्शन मोटर के लिए? इंडक्शन मोटर का टॉर्क पूछ रहा है। टॉर्क समानुपाती स्लिप स्क्वायर। बी कह रहा है टॉर्क समानुपाती 1/स्लिप स्क्वायर, यानी इन्वर्सली स्लिप का स्क्वायर। सी कह रहा है स्लिप टॉर्क के बराबर होता है, यानी समानुपाती होता है। और डी कह रहा है टॉर्क बराबर 1/स्लिप होता है। तो इनमें से कौन सा सही जवाब है वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मोटर रुका हुआ रहता है टॉर्क क्या रहता है? 0 रहता है। स्लिप क्या रहता है? 0 रहता है। जैसे मोटर को स्टार्ट करने की बोलते हैं तो स्लिप 1 से कम होने की शुरू करता है, तो टॉर्क भी बढ़ना शुरू करता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? टॉर्क समानुपाती स्लिप। राइट आंसर सी है। तो उसके बाद हम अगले प्रश्न में जाएंगे, 11 नंबर प्रश्न।
यहाँ पूछ रहा है कॉपर की तुलना में अल्मुनियम किस गुणधर्म का अधिक मान होता है, यानी अल्मुनियम में कॉपर के अपेक्षा ज़्यादा क्या होता है, अधिक मान क्या होता है। पहला करा है थर्मल कंडक्टिविटी जिसको ऊष्मीय चालकता है, दूसरा करा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तीसरा करा है विशिष्ट गुरुत्व और तीसरा मेल्टिंग यानी गलनांक पॉइंट। इनमें से कौन सा ज़्यादा होता है, तो ध्यान दीजिएगा कॉपर से ज़्यादा अल्मुनियम की क्या होती है, आर, और आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी है। उसके बाद हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, फ्रीक्वेंसी मापा जाता है यानी आवृत्ति को नापने के लिए कौन सा मीटर, बिल्कुल सिंपल सा जवाब एम मीटर, वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, वाट मीटर। तो फ्रीक्वेंसी है तो हम फ्रीक्वेंसी मीटर से ही नापेंगे, बहुत आसान सा सवाल है, राइट आंसर यहाँ पे सी है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किस प्रकार के पदार्थ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन समझते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, प्रश्न का हिंट मिल चुका है, अब इसको सोल्व कीजिए। मोलिक्यूल, नेगेटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एटम। तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव में ही मिलेगा, लेकिन अगर इसी प्रश्न को पूछ दिया जाए कि पी और एन किस टाइप के सेमीकंडक्टर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो कौन बताएगा, हम बताएंगे एन टाइप में, और अगर होल पूछ दिया तो पी टाइप में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए थोड़ी सी इसको कंसेप्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो पी में क्या होता है बोल दीजिए होल, एन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा संख्या में होता दोनों है, ध्यान दीजिएगा पी में भी इलेक्ट्रॉन होता है, एन में भी होल होता है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। और क्यों ऐसा होता है, डोपिंग करते हैं जी, डोपिंग किस लिए करते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर क्या रहेगा, इंट्रिंसिक से बन जाएगा आपका एक्सट्रिंसिक। तो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न, एक प्रश्न से 10 प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी जिसको लिखा हुआ रहता है निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। 14 नंबर प्रश्न है, पहला कह रहा है 1.66 इंटू 10 के पावर 24 जूल, 6.20 इंटू 10 के पावर 24 जूल, तीसरा कह रहा है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, और लास्ट में कह रहा है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 जूल। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल, राइट आंसर सी है आपका। उसके बाद हम 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है किस प्रकार की मोटर लिफ्ट या एलिवेटर में प्रयोग होता है। तो लिफ्ट एलिवेटर में कौन सा मोटर यूज होता है वो बताना है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो ये प्रश्न अलग अलग हर जगह मिला करता है, लेकिन लिफ्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या चाहिए आपको, टॉर्क क्या चाहिए, स्थिर टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, और स्थिर टॉर्क किस मोटर द्वारा दिया जा सकता है ये बताना है आपको। तो ये जनरली शंट मोटर होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी है। उसके बाद डियोल, तो DOL समझ रहे होंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल खाली स्थान में जुड़ी होती है। पहला कह सीरीज विथ लाइन, पैरेलल विथ लाइन, ओवर कॉइल के सीरीज में, रेजिस्टेंस स्टेज के सीरीज में, किसके सीरीज में जोड़ी होती है वो बताना है। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है। तो राइट आंसर है सीरीज विथ लाइन। जितने भी सेफ्टी डिवाइस होता है लाइन के सेफ्टी में होता है, और यहाँ नो वोल्ट कॉइल क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। अगर उसमें वोल्टेज नहीं आएगा तो मोटर को क्या करता है, ये बंद करा देता है या ट्रिप करा देता है, ऑफ करा देता है, जो कहिए वो करता है। तो ये क्या रखता है, सीरीज में लगता है, जैसे सप्लाई गई कॉइल में वोल्टेज बनना बंद और मोटर गया स्टॉप और ट्रिप। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए मिलेगा। उसके बाद हम अगले स्लाइड में चलेंगे 17 नंबर के लिए। तो 17 नंबर हमें प्रश्न देगा। 17 नंबर आप प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है विच ऑफ द मोर इफिशिएंट मेथड ऑफ रिसक्सिएशन जो होता है सांस से सांस भरने की मेथड होता है, और ये कहाँ यूज होता है पता है आपको, इलेक्ट्रिक करंट किसी को लग गया है उस कंडीशन में उसकी फर्स्ट एड उपचार के रूप में ये आता है। तो कौन सा सबसे अच्छा मेथड है वो बताना है। पहला माउथ टू माउथ, दूसरा कह रहा है होल्गर निल्सन मेथड, तीसरा कह रहा है प्रोन रेस्पिरेशन, और माउथ टू नोज, कौन सा, मुंह से नाक में हवा भरना, कौन सा अच्छा है।
तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है? माउथ टू माउथ, क्योंकि इसमें एयर की मात्रा ज़्यादा मिलती है और क्योंकि हमें ज़रूरत, जो व्यक्ति बिजली के झटके से लगता है उसकी सारी चीज़ें करीब करीब नर्वस सिस्टम बंद हो जाता है, तो सांस चलाने के लिए उससे सबसे ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे बोलते हैं माउथ टू माउथ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा एयर की पूर्ति होती है। उसके बाद कह रहा है 18 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया जाए। तो 18 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस विपरीत ढंग से बदलता है? किस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस विपरीत ढंग से बदलता है? पहला कह रहा है टेम्परेचर, दूसरा कह रहा है रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, लेंथ यानी लंबाई, और क्रॉस सेक्शनल एरिया और अनुपात। छात्र, तो रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा PL/A, ऐसा तो कुछ पढ़ा होगा। P नहीं बोलते, इसे रो बोलते हैं, रो L/A। तो L क्या है? लंबाई है। तो लंबाई क्या है? डायरेक्टली है। यहाँ बोल रहा है विपरीत, यहाँ देखिए विपरीत ढंग से प्रभाव पड़ता है, तो लंबाई पे नहीं पड़ता। रेसिस्टिविटी इसे बोलते हैं रो को। रो क्या है? रेसिस्टिविटी है, तो रेसिस्टिविटी पे नहीं पड़ता। क्या पड़ता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया के अनुप्रस्थ काट पे पड़ता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। अगर कहें R समानुपाती 1/A, जब रो और L कांस्टेंट हो तब। तो ये क्या हो गया? विपरीत। समझ सकते हैं, विपरीत मतलब उल्टा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको मिल गया होगा डी, 18 का आंसर डी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न बात करेंगे, जिसमें है आर्मेचर करंट में वृद्धि होने पे आर्मेचर रिएक्शन घटती है। सही है, गलत है, यानी नहीं। यह IR पे निर्भर नहीं करता, हाँ और इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर है बताना है। तो आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर करंट के वृद्धि होने पे घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं राइट आंसर आएगा, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न, जिसमें कह रहा है सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने पर क्या होगा? सिंगल फेज मोटर को कौन चलाता है? सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है क्या? तो नहीं होता है दोस्त। सिंगल फेज मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता, जैसे 3 फेज मोटर होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर या साइडेड पोल मोटर वगैरह अलग टाइप के यूज करते हैं। तो यहाँ कह रहा है मोटर तेज़ी से चलता है, मोटर उल्टा दिशा में चलता है, मोटर धीरे चलता है, मोटर शुरू नहीं होता है यानी स्टार्ट नहीं होता। तो कौन सा राइट आंसर होगा? जो मैंने पहले हिंट दे दिया आपको, मोटर शुरू नहीं होगा यानी स्टार्ट नहीं होगा कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने पे। उसके बाद आपका कह रहा है 21 नंबर इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है, जिसमें ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, क्यों करते हैं? तो पहला कह रहा है छीलने और गड्ढे बनाने के लिए, लकड़ी में लकड़ी को काटने के लिए, कोने को सही करने के लिए, पायलट छिद्रों को बनाने के लिए। तो ट्राई स्क्वायर 2 जगह यूज होता है। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाते हैं, वहाँ भी ये केवल एक तरह का लाइन खींचता है, स्ट्रेट। तो यहाँ समकोण बनाते हुए, क्योंकि एक पार्ट आपके बोल्ट के साथ रहता है, दूसरा आपको लाइन खींचने में ये मदद करता है। लेकिन अगर बढ़ी के टर्म में ट्राई स्क्वायर के बात करें तो ये कोनों को समीकरण जांच करने में प्रयोग होता है। तो दोनों कंडीशन में ये राइट आंसर सी ही है। उसके बाद अगला प्रश्न में हम चलेंगे, जिसमें पूछ रहा है इंडक्शन मोटर का फ्रेम किस पदार्थ का बना होता है? तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत होने नहीं चाहिए। पहला ब्रॉन्ज पूछ रहा है, सिंकर स्टील, एल्युमिनियम, और लास्ट पूछ रहा है कास्ट आयरन यानी ढलुआ लोहा। तो बिल्कुल फ्रेम कौन सा होता है इंडक्शन मोटर में आप बता सकते हैं। तो इंडक्शन मोटर आप एक ऊपर से जो बॉडी होती है इसे बोलते हैं फ्रेम, इसके बीच में होता है रोटर, और इसके साथ साथ फ्रेम पे बने हुए रहते हैं स्टेटर की पूछो और शू एंड इसकी वाइंडिंग होती है। तो ऊपर का बना हुआ ढांचा को बोलते हैं कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, जो मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम करता है। तो यहाँ टेस्ला आ गया। 23 नंबर प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित में किसका यूनिट है वो बताना है। पहला इंडक्शन का, दूसरा फील्ड क्षमता का, तीसरा फील्ड इंटेंसिटी होगा, डेंसिटी लिखा हुआ है, फील्ड डेंसिटी ठीक है, घनत्व का, और पांचवा डी या चौथा डी फ्लक्स का। तो 23 नंबर सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट
टेस्ला है। तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पे सी है आपके पास, सी मैं लिख भी दूँ। उसके बाद अगला है 24 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है कौन सा? लोड एंड मैग्नेटाइजिंग का, लोड करंट वनली मैग्नेटाइजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग। आप सिंपल सी सीरीज या शंट मोटर बनाते हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग रहता है, और इसके साथ साथ क्या रहता है आपका एक फील्ड वाइंडिंग रहता है। तो इसे आर्मेचर बोल देते हैं और इसे फील्ड बोल देते हैं। इसमें कौन सा करंट फ्लो होता है? वनली फॉर लोड का। मैग्नेटाइजिंग करंट किस में फ्लो होता है? फील्ड में। तो ध्यान दीजिएगा दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आर्मेचर में लोड करंट, फील्ड में मैग्नेटाइजिंग करंट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ राइट आंसर बी आपके पास मिल गया है। उसके बाद अगले स्लाइड में चलेंगे 25 नंबर प्रश्न से। तो 25 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है, जिसमें कह रहा है आपको कि दी रोटर डेवलपमेंट बाय सिंगल फेज मोटर एट ए स्टार्टिंग इज। रोटर डेवलपमेंट बाय सिंगल फेज मोटर एट स्टार्टिंग में क्या करता है? तो कह रहा है कि कैपेसिटर रन मोटर, स्प्लिट फेज रन मोटर, स्टार्ट मोटर, सैडेड पोल मोटर। तो ध्यान दीजिएगा ये डेवलपमेंट का मतलब ही स्टार्ट ऑफ मोटर है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी है। उसके बाद हम 26 नंबर लुमिनियस फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो इल्यूमिनेशन से प्रश्न आजकल बहुत आ रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़माना है एलईडी का। तो पूछ रहा है किसका है लुमिनियस फ्लक्स, किसकी यूनिट है? ल्यूमेन का, स्टेडियन का, कैंडेला का, लक्स, इनमें से किसका यूनिट है लुमिनियस फ्लक्स? तो लुमिनियस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन होती है, और ल्यूमेन राइट आंसर आपका ए है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न, जिसमें देखें सर्किट ब्रेकर में आर्चिंग कॉन्टैक्ट बना होता है। आर्चिंग मतलब समझ सकते हैं आर्क सप्रेशन के लिए, यानी जो चिंगारी उत्पन्न होती है उसको बुझाने के लिए जो कॉन्टैक्ट होता है वो किस मेटल का बना हुआ होता है? पहला कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट कॉपर, दूसरा अल्मुनियम वाला है, तीसरा पोरोसिलिन है, और चौथा है टंगस्टन, कॉपर टंगस्टन एलाई। इनमें से कौन सा बना हुआ होता है वो बताना है आपको। तो 27 नंबर प्रश्न देखें तो डी है कॉपर टंगस्टन एलाई। तो राइट आंसर आपका यहाँ मिल गया डी 27 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें पूछ रहा है सिंक्रोनस मोटर को निरंतर गति के अतिरिक्त क्या लाभ है? निरंतर गति को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड। ध्यान दीजिएगा ये भी बहुत जगह गलती हो जाती है हिंदी में। तो कांस्टेंट स्पीड के अलावा और क्या क्या फ़ायदा है ये पूछ रहा है। तो उच्च पीएफ, हाई पावर फैक्टर, लेस कॉस्ट कम लागत, कम पीएफ लो पावर, और गुड इफिशिएंसी बेहतर दक्षता, इनमें से कौन कौन बेनिफिट और भी है कांस्टेंट स्पीड के अलावा? तो ध्यान दीजिएगा सबसे बढ़िया है गुड इफिशिएंसी पे भी काम करती है। पावर फैक्टर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। कॉस्ट यहाँ बढ़िया नहीं है लो कॉस्ट के टर्म में, तो यहाँ ध्यान दें गुड इफिशिएंसी है। अगर प्रश्न का यहाँ कुछ चेंज होगा तो नीचे भी चेंज होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पूछ रहा है इसके अलावा क्या है। उसके बाद हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वायर के किस प्रकार की अग्निशामक यूज करते हैं? इन्वायरमेंट पार्ट ये आपका है, जिसमें है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट, उसमें भी ये प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के फायर को किस प्रकार की फायर बोलते हैं? बी प्रकार का। और बी प्रकार के फायर में कौन सा यूज करते हैं? होलोन प्रकार, फोम प्रकार, संग्रहित दाब जलपूर्ति, गैस कार्टेज जलपूर्ति प्रकार। तो ये अलग टाइप से है, पहले हम लिख दिया करते थे CO2 टाइप एक्सग्यूसर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किस प्रकार का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर ए है होलोन प्रकार का एक्सग्यूसर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया 30 नंबर प्रश्न, कह रहा है मल्टी बिल्डिंग, बहुत स्टोरेज बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेज, एक घर के ऊपर एक, एक घर के ऊपर एक, एक घर के ऊपर एक, इस टाइप के घर के लिए वायरिंग की प्रणाली कौन सी यूज की जाती है वो बताना है आपको। तो यहाँ देखें पहला है रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम, ट्री सिस्टम। तो राइट आंसर आपको दिख गया होगा वायरमैन वाले, और सबसे ज़्यादा जवाब देंगे पहले। तो राइट आंसर है ट्री सिस्टम लेते हैं कि एक सिस्टम से ट्री बना के अगले सिस्टम को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न कह रहा है ज़्यादा वोल्टेज के लिए डीसी जनरेटर की वाइंडिंग के प्रकार होती है।
तो डीसी वोल्टेज में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी होती है? एक वेव होती है, दूसरा वाइंडिंग कौन सा होता है बता दीजिएगा जल्दी से। लैप। और लैप और वेव वाइंडिंग में क्या बेनिफिट है वो दोनों पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है ज़्यादा वोल्टेज के लिए कौन सा वाइंडिंग होता है? वेव, लैप, वेव और लैप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा आंसर रहेगा ये, और आपको भी लगेगा ये ही होता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज के लिए वेव करते हैं और ज़्यादा करंट के लिए लैप करते हैं। ये क्यों? क्योंकि आप जानते हैं φ/Z/N/P बटा यहाँ होता है ये एक टर्म, बाकी और इधर वाला टर्म हम छोड़ रहे हैं, 60 गुना ये होता है। तो चलिए पूरा लिख लेते हैं। जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज बराबर ये होता है φ/Z/N/P डिवाइडेड बाई 60 गुना ये। तो P क्या है? पोल, और ये क्या है? पैरेलल पाथ। कितने रास्ते हैं करंट फॉलो होने के लिए? तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के डीसी मोटर जब यूज होता है तो वेव वाइंडिंग जहाँ रहता है, पोलों की संख्या जितनी रहेगी उतना ही पैरेलल पाथ होता है। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल पाथ बराबर होता है। तो वेव में क्या होता है? P बराबर A, जितने पोल उतने पैरेलल पाथ है, यानी उतना ही पैरेलल पाथ है तो करंट कम फॉलो करेगा, वोल्टेज की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर ये लैप टाइप की वाइंडिंग होगी तो पोल, चाहे पोल कितना भी हो, पैरेलल पाथ ज़्यादा हो सकता है, उससे कम ज़्यादा हो सकता है, पोल दिया हुआ उसमें रहेगा। तो यहाँ दिया P बराबर नॉट A होता है, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा हो सकता है। तो लैप वाइंडिंग में करंट, वेव वाइंडिंग में वोल्टेज। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्वेश्चन आसान होता है अगर याद है तो, नहीं तो कंसेप्ट आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा A, वेव वाइंडिंग। उसके बाद हमारे पास 32 नंबर प्रश्न है, सेपरेट एक्साइटेशन में किस प्रकार की सोर्स का प्रयोग नहीं यूज होता है? तो आपने जनरेटर सुना होगा, डीसी जनरेटर में क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेट एक्साइटेड, यानी एक अपने आप रेसिडुअल मैग्नेट द्वारा करंट बनाता है और दूसरा होता है उसको बाहर से देना पड़ता है सप्लाई। तो उसमें कौन सा नहीं है वो बताना है। पहला कह रहा है रेक्टिफाइड डीसी, दूसरा कह रहा है सोलर, तीसरा कह रहा है डीसी जनरेटर और चौथा कह रहा है स्टोरेज बैटरी। तो कौन सा यूज नहीं होता है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर है सोलर। सोलर का नहीं यूज होता है, रेक्टिफाइड डीसी होता है, जनरेटर से यूज होता है और स्टोरेज बैटरी से भी होता है। तो राइट आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे पास 33 नंबर आएगा। तो 33 नंबर प्रश्न को आप देख लें थोड़ा आराम से। 33 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि बिल्डिंग में कितनी दूरी पर अर्थिंग इलेक्ट्रोड लगानी चाहिए? बिल्डिंग से, यानी आपने देखा होगा घर एक बना हुआ है, उसके ऊपर एक एंटीना सी लगी हुई रहती है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड वगैरह, या तड़ित चालक के लिए भी। और जो घरों में स्विच वगैरह होते हैं उसमें से भी एक ग्रीन पॉइंट निकलता है, और ये सारा को एक जगह जोड़ के एक ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ज़मीन के अंदर। इस अर्थिंग इलेक्ट्रोड और इसकी बिल्डिंग की दूरी पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए। पहला कह रहा है 1.5 मीटर, दूसरा कह रहा है 10 मीटर, तीसरा कह रहा है 5 मीटर और चौथा कह रहा है 1 मीटर। कौन सा राइट आंसर है वो आपको जवाब देना है। तो ध्यान दीजिएगा, IAS रूल के अनुसार, इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार होना चाहिए 1.5 मीटर कम से कम, लेकिन हमें नहीं लगता कोई करता है 1.5 मीटर, लेकिन रूल कहता है, रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया डिस्टेंस 1.5 मीटर। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे। तो हमारे पास है IAS कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पे अर्थिंग था, यहाँ पे अर्थ वायर है। तो अर्थिंग और अर्थ वायर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अर्थ वायर आपका सिस्टम से जुड़ता है, अर्थिंग आपको कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसमें है काला, लाल, ब्लू और हरा। तो ये सबको प्रश्न है पता है, हरा है। और ये CBT 1 में आपका आ चुका है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अर्थ वायर का कलर पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी है। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, विच टूल आर यूज फॉर ड्रिल इन वुडन मटेरियल इन वन साइड रोटेटिंग वन नी। एक ऐसा मशीन यूज करना है, वुडन में होल या ड्रिल करने के लिए यूज होता है, लेकिन उसके एक ही पार्ट घूमता है, रोटेटिंग होता है। तो यहाँ कह रहा है रोवेल प्लग टूल, दूसरा हैंड ड्रिल, तीसरा पोकर और चौथा कह रहा है आपका रिचेट वाइस। देख लीजिए, रिचेट वाइस चौथा है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो बताना है आपको। 35 नंबर प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, रिचेट वाइस ही होता है जो वन साइड मूवेबल होता है। तो राइट आंसर
यहाँ पे डी है। तो ये प्रश्न हमें मिल गया 35 का। तो 36 पे चलेंगे। तो 36 नंबर प्रश्न कर रहा है मूविंग आयल वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाया जाता है। मूविंग आयल वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाया जाता है क्या? AC DC। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द्वारा, मूविंग इंडिकेटेड ओनली DC, टू इंडिकेट ओनली AC, इट कैन यूज फॉर बोथ AC एंड DC। तो मूविंग आयरन ऐसा है जिसमें AC एंड DC दोनों होनी चाहिए, लेकिन मैंने एक जगह इसका प्रश्न देखा था केवल लिखा हुआ था ओनली फॉर AC। तो ध्यान दीजिएगा AC पे कौन यूज होता है और DC पे कौन यूज होता है। DC पे परमानेंट कॉइल जो कॉइल होता है वो DC पे नहीं यूज होता है, केवल AC पे होता है। लेकिन आयरन के टर्म में हमारे हिसाब से D है, इट कैन बी यूज फॉर बोथ AC एंड DC। उसके बाद हमारे पास 37 नंबर प्रश्न है और तो इसका विद्युत समर्थ के बारे में पूछ रहा है क्या होता है। तो पहला ये कह रहा है 17 से 21 kV पर mm, 30 से 40 kV पर mm, 20 से 40 kV पर mm और 50 से 60 kV पर mm। तो सबसे पहले एक और सवाल यहाँ कर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस में मापा जाता है, ये पूछ दिया जाता है बहुत से प्रश्न में। तो ध्यान दीजिएगा किलो वोल्ट पर mm, ये यूनिट याद रखिएगा किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए। और कई बार ये ट्रांसफार्मर आयल के लिए भी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको बैकलाइट का बताना है। तो बैकलाइट का क्या होता है, 17 से 21 kV पर mm होता है, राइट आंसर ये है। और 30 से 40 अगर पूछ रहा है तो ये ट्रांसफार्मर आयल की है। ट्रांसफार्मर में जो आयल डले हुए रहते हैं उसको 30 से 40 के होता है पैराविद्युत समर्थ। तो दोनों याद रखिएगा। उसके बाद ACR बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। तो यहाँ देख सकते हैं ACR थायरिस्टर एक है, खाली स्थान स्विच, 1 दिशात्मक, 2 दिशात्मक, 4 दिशात्मक, 3 दिशात्मक। तो कई लोग क्या करते हैं थायरिस्टर को समझते हैं जंक्शन 1, 2 और जंक्शन 3। ऐसा ही होता है ना जी, जंक्शन 1 J1 J2 J3, 3 जंक्शन होता है, 3 दिशात्मक लगा के आंसर आते हैं। बोला मैंने तो अच्छा किया है, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रश्न थोड़ी सी चेंज है, पूछ रहा है कि किस प्रकार का स्विच है। तो ध्यान दीजिएगा थायरिस्टर में करंट फ्लो ओनली एक डायरेक्शन में होता है। जितना आपका BJT है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी नॉर्मल ट्रांजिस्टर है, उसमें दोनों करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों से होता है, लेकिन इसमें केवल एक डायरेक्शन करंट फ्लो होता है मेजॉरिटी केज में। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर है ये, एक दिशात्मक स्विच है। कौन सा, थायरिस्टर एक दिशात्मक स्विच है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्राई सेल का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ड्राई सेल का है। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल पूछ रहा है, लिथियम सेल पूछ रहा है, जिंक क्लोराइड सेल पूछ रहा है, जिंक कार्बाइड सेल पूछ रहा है। कौन सा राइट आंसर है वो बताना है 39 नंबर प्रश्न में। तो ध्यान दीजिएगा डी राइट आंसर है। जिंक कार्बाइड सेल किसका उदाहरण है, ड्राई सेल का। तो राइट आंसर डी और यहाँ राइट आंसर ए। उसके बाद अगले प्रश्न में 39 के बाद हम चलेंगे। तो 39 के बाद हमारे पास है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किस प्रकार के तेल आयल ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है। तो हमने इसके पहले ही वीडियो में हिंट दे दिया था, तो इसको हिंट आपको मिल गया होगा, तो प्रश्न का जवाब भी पता होना चाहिए। मिनरल ऑयल है, हाई इंसुलेटेड ट्रांसफार्मर ऑयल है, हाइग्रोस्कोपिक ऑयल है, TR ऑयल है। इनमें से कौन से ऑयल प्रयोग होता है वो बताना है। तो राइट आंसर ये है, मिनरल ऑयल यूज करते हैं, खनिज, इसे हिंदी में लिखें तो खनिज तेल बोलते हैं। खनिज तेल यूज करते हैं किसमें, ट्रांसफार्मर के आयल के रूप में, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 से 40 kV पर mm होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगले हम स्लाइड में चलेंगे, 41 नंबर प्रश्न को ढूंढेंगे। तो 41 नंबर प्रश्न है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का, रेजिस्टेंस का, जिसमें पूछ रहा है R इक्विवेलेंट दिया हुआ है 6 ओम। अगला प्रश्न है सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का, और यहाँ वैल्यू थोड़ी सी उल्टी दिया हुआ है। R इक्विवेलेंट बराबर 3 ओम है और R1 बराबर 6 ओम है। ये प्रश्न मैं देख रहा हूँ सामने मेरे पड़ा हुआ है, ये उल्टा लिखा गया है। तो R2 पता करना है, इसमें से क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप जानते ही हैं, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इससे सॉल्व करेंगे। और डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 × R2
और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इस तरह सोल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट देखिए यहाँ उल्टा दिया हुआ था, इक्विवेलेंट 3 है और R1 बराबर 6 दिया हुआ है, R2 बराबर पता नहीं है हमें, R2 हमें पता करना है और यहाँ कह रहा है कि नीचे भी 6 आएगा और R2 पता करना है। इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए हम डायरेक्ट अगर वैल्यू रख दें तो हमें अगर 3 वैल्यू मिलता है तो हमारा सोल्व हो जाएगा। तो R2 बराबर अगर हमें 6 वैल्यू उठा लें तो 6 गुना 6 और डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 तो 6 36 और 6 12। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो R इक्विवेलेंट 3 ओम आ जाएगा। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि B हमारा राइट आंसर है, 6 ओम राइट आंसर है। तो ये आंसर आप इस तरह से प्रश्न को ढूंढ सकते हैं। अगर इससे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ पे 3 आप लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ R2 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, इसे R2 लिखेंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 प्लस 3R2 बराबर 6R2। 3R2 में से 3R2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3R2 बराबर 18 और R2 बराबर 18/3 बराबर 6। जैसे आप करना चाहें वैसे कर ले, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको प्रश्न का मिल जाएगा। या तो कंसेप्ट से कर ले या क्वेश्चन के फार्मूला से कर लें। तो राइट आंसर बी है। उसके बाद स्लिप रिंग किसके बने होते हैं वो बताना है। पहला कह रहा है फॉस्फोर, ब्रोंज, एल्युमिनियम, कार्बन और कॉपर। तो सबसे पहले हम स्लिप रिंग की बात करेंगे। किस में लगता है? आपका लगता है DC या AC? आपको बताना है। तो हम DC के लिए तो हमने छोड़ दिया था कि कम्यूटेटर में लगाते हैं, तो स्लिप रिंग शायद आपका लगता होगा AC में। तो ध्यान दीजिएगा, स्लिप रिंग AC मोटर और जनरेटर में लगता है। ये डायरेक्ट भी प्रश्न आ जाता है आपका। तो ये पूछ रहा है किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बना होता है फॉस्फोर ब्रोंज का। राइट आंसर आपका ए है, फॉस्फोर ब्रोंज का बना होता है स्लिप रिंग, और डायरेक्ट कई बार ब्रोंज भी आ जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है एम्पलीफायर से इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक प्रवर्धक एम्पलीफायर में किस प्रकार का संधारित्र एक इनपुट संधारित्र है, वो बताना है। पावर, लीकेज, कपलिंग या जुग्मन या बाईपास, इनमें से चारों में से कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जितने भी होते हैं कपलिंग लगता है, तो राइट आंसर सी है। उसके बाद हमारे पास 44 नंबर प्रश्न है। एक फ्यूज का मुख्य कार्य है, मेन वर्क ऑफ फ्यूज क्या है? अत्यधिक धारा को रोकना, इलेक्ट्रिकल पावर को बढ़ाना, वोल्टेज बढ़ाना, करंट को वृद्धि करना। क्या करता है जी? अत्यधिक धारा को शायद रोकता है, सर्किट को ब्रेक करता है। तो हम फ्यूज बना लेते हैं। फ्यूज कुछ इस तरह का एक पतली सी इक्विपमेंट होती है और एक कमज़ोर पार्ट होता है, यानी करंट ज़्यादा होने पे क्या करेगा? अत्यधिक धारा होने पे सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो मेन वर्क होता है अत्यधिक धारा को रोकना। तो कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट को बचाना, कुछ लोग कहते हैं अलग अलग कहते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ों, अलग अलग बातों को हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल अपने टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो ये अत्यधिक धारा को रोकना, ये मेन काम है फ्यूज का। उसके बाद हमारे पास 45 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है तुल्यांकी मोटर सिंक्रोनस मोटर पर संचालित नहीं होता, वो बताना है। पहला कह रहा है लीडिंग पावर फैक्टर, दूसरा रूप गुणानक, फिर पक्षगामी यानी लैगिंग पावर फैक्टर, उसके बाद यूनिटी पावर फैक्टर। सिंक्रोनस मोटर किस पे संचालित नहीं होता है वो बताना है। तो लीडिंग पे भी चलता है, लैगिंग पे भी चलता है, यूनिटी पे भी चलता है, केवल रूप गुणक पे नहीं चलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी होगा 45 का। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कुचालक इंसुलेटर नहीं है, वो बताना है। तो सिल्वर, पेपर, सोना और कॉपर। तो हमने आंसर इसका देखा तो बहुत घबरा गया मैं, डी दिया हुआ था, लेकिन ध्यान दीजिएगा डी आंसर नहीं है। यहाँ पे कागज़ है, पेपर होगा। ये कुचालक कंडक्टर नहीं है, कुचालक भी है और कंडक्टर भी नहीं है। तो राइट आंसर बी है। तो इस हिसाब से तो ये बन रहा है, लेकिन आंसर दिया हुआ है कॉपर, लेकिन वो सही नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बैरिस्टर। बैरिस्टर या चर रोधक क्या है बताना है। CDR, तो CDR का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, करेंट डिपेंडेंट रजिस्टर। VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट डायोड और करंट डिपेंडेंट डायोड। तो कई बार फुल फॉर्म भी आ जाता है आपको, उसको CDR क्या होता है ये बताना होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बैरिस्टर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा VDR है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। बैरिस्टर जब वोल्टेज पे डिपेंड करता है उसका रजिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास 48 नंबर प्रश्न आएगा अगले स्लाइड में। तो 48 नंबर प्रश्न को आप देखें
तो यहाँ देखने को मिलेगा पावर फैक्टर में होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, आर बाई जेड, रेजिस्टेंस बाई इम्पीडेंस कह सकते हैं, सी कह रहा है के डब्ल्यू एच बाई के बी एच कौन सा होता है, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो कुछ लोग तो जल्दी से देखेंगे cos फाई बराबर वोल्टेज इंटू करेंट का एंगल, आर बाई जेड, के बी ए बाई के डब्ल्यू एच। तो ध्यान दीजिएगा पावर फैक्टर है सभी को बोलते हैं, सभी पावर फैक्टर ही है, चाहे आप जिस टर्म में लिखें। के डब्ल्यू बाई के बी एच को भी पी एफ बोलते हैं, वोल्टेज करंट के एंगल को भी पावर फैक्टर होता है, आर बाई जेड को भी पावर फैक्टर के रूप में हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है, तो राइट आंसर आपको मिल गया होगा डी। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन में कितना परिमाप यानी चार्ज होता है वो बताना है। तो बता रहा है -10 इंटू 10 के पावर 19 कूलम, बी कह रहा है -1.602 इंटू 10 के पावर 19 कूलम। उसके बाद सी कह रहा है -1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और ये लास्ट में कह रहा है 1.63 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो यहाँ 1.6 है और यहाँ 3 है, एक डिजिट का डिफरेंस कर दिया गया है, और इसी डिफरेंस में आपको समझना है कि सबसे राइट आंसर कौन सा है। तो ये होता है 1.602 होता है, 3 नहीं होता है। तो राइट आंसर आपके पास सी है। और कई बार ये दे दिया जाता है 6.2 वाला टर्म जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, उसको भी करके 19 को 18 भी बदल दिया जाएगा। जैसे पावर यहाँ 10 के पावर -19 है, कई जगह 18 लिख दिया जाएगा, इस तरह से चेंज करके दिया जाएगा। तो राइट आंसर ये आप याद रखिए सी। उसके बाद कह रहा है एक कॉमन एमीटर, सी को जानते ही आप कॉमन एमीटर बोलते हैं, इससे हम आप ऊपर ले ले। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में आउटपुट इनपुट वोल्टेज के बीच अंतर क्या होता है। तो कॉमन एमीटर में आप देखें यहाँ आंसर देख लें 90, 270, 180 और 0 डिग्री। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जब इनपुट ऐसे देते हैं तो आउटपुट ऐसे मिलता है। तो ये कितना डिग्री डिफरेंस हो रहा है, तो आप जानते ही है ये सर्किल में हाफ डिग्री का चेंज हो रहा है। तो हाफ डिग्री को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। और राइट आंसर यहाँ पे है सी, 180 डिग्री का चेंज हो जाता है। इसीलिए कॉमन एम्पलीफायर को भी, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को एमीटर फ्लोवर या कलेक्टर फ्लोवर भी बोला जाता है कई बार। वो छोड़िए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का ज़्यादा टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे 180 डिग्री। श्रेणी ए की आग को बुझाया जाना चाहिए, 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। श्रेणी ए यानी क्लास ए का फायर को किससे बुझा सकते हैं, पानी डालकर, स्विच ऑफ कर करके, आग तेल डालकर, उसे फ्यूज को उड़ाकर। तो आग पे तेल डालना मुहावरा है, उसको करिएगा नहीं। स्विच ऑफ करते हैं इलेक्ट्रिकल, और फ्यूज उड़ाते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ बंद करने के लिए। लेकिन एक क्लास की फायर लकड़ी वगैरह पे होती है, वुड पे होती है, कागज़ पे होती है। इसको बुझाने के लिए पानी ही सफिशिएंट होता है। तो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि पानी हमारे कॉस्टली होता है और सब जगह कॉस्टलेस्ट होता है, कॉस्टली का रहा कॉस्टलेस्ट होता है, जो हर जगह उपलब्ध आसानी से होता है। तो राइट आंसर ए है। उसके बाद अवमंदन, बहुत टेढ़ा सवाल है। अवमंदन बल अघूर्ण में केवल तभी प्रचालित हो सकता जब घूमक यंत्र की गतिशीलता प्रणाली निम्नलिखित में किस गतिविधि पर प्रचालित करता है। पहला कह रहा वास्तविक गतिशीलता, हाल में गति शुरू की गई हो, अपने पूरे विक्षेपण के पास और स्थिर रहने पे। तो राइट आंसर यहाँ बताना है 52 का। तो 52 का राइट आंसर एक है, वास्तविक गतिशीलता यानी एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड पे ही पता लग सकता है। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे। 53 नंबर प्रश्न को आप देखें तो यहाँ पे है टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग व्यापक रूप से निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पेनल्टी रूप से किसके में यूज होगा वो बताना है, टंगस्टन फिलामेंट का। तो ध्यान दीजिएगा, सर्किट कनेक्शन, हीटर कॉइल, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और लैंप। लैंप का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। राइट आंसर डी। उसके बाद सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भंडारण की बैटरी कौन सी है, स्टोरेज बैटरियाँ। भंडारण को क्या बोलेंगे, स्टोरेज बैटरी। कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होता है, लीड एसिड, निकल कैडमियम, लिथियम सेल, ड्राई सेल। तो फ़ोन देख के लिथियम सेल नहीं मारिएगा कि फ़ोन में लिथियम कैडमियम बैटरी आ रही है, अच्छा होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, ध्यान दीजिएगा। तो 54 नंबर आपका ए है, लीड एसिड सेल है। कैपेसिटी इसलिए कहेंगे कि स्पेस के टर्म में, और उसको ज़्यादा
यूज करने के टर्म में चार्ज डिस्चार्ज क्या है, तो लीड एसिड सेल सबसे ज़्यादा यूज होता है। राइट आंसर ये है। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न में आएंगे, बहुत था, हाउ फाइंड टू रिलक्टेंस, जिसको एस द्वारा डिनोट करते हैं, ऑफ मटेरियल। कौन सा इसमें फॉर्मूला है जो रिलक्टेंस को बताएगा? तो पहला कह रहा है एस बराबर क्यू एल बाई ए, दूसरा कह रहा है एस बराबर 1 डिवाइडेड बाई यू आर यू जीरो और ए। उसके बाद एस बराबर एम एम एफ इंटू फ्लक्स, एक्स बराबर फाई डिवाइडेड बाई ए, फ्लक्स डिवाइडेड बाई ए। तो ये इसे यू आर यू जीरो को जानते हैं, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। बहुत टेढ़ा सवाल है जी, बोलते हैं। और एक है एयर का और एक है मटेरियल का, तो दोनों को ध्यान देना है। और इसी टर्म को हम कहते हैं आपका रिलक्टेंस, 1 डिवाइडेड बाई, और ये है क्या, कॉइल का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा बी। उसके बाद 55 के बाद 56 नंबर प्रश्न। तो 56 नंबर प्रश्न कोरोना से ही है फिर। तो कोरोना से पहला सवाल शुरू हमने किया था इस वीडियो का। यहाँ पूछ रहा है कोरोना का प्रभाव है, क्या प्रभाव है वो बताना है हमें। तो पहला कह रहा है बढ़ी हुई प्रतिक्रिया, बढ़ी हुई उत्पादन, बिजली के नुकसान, बढ़ती हुई हानि और धरता। देखिए कोरोना से क्या होता है, आपका साउंड आती है, लाइट जलती है, इल्यूमिनेशन ब्लू साउंड आती है और हिसिंग साउंड भी होता है। तो इससे क्या होता है, आपका बिजली के नुकसान और बढ़ती हुई हानि का आपका लॉस इंक्रीज कर जाता है कोरोना के कारण। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी है। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है एक ट्रांसफार्मर को पूर्ण लोड कॉपर 60 वाट है तो आधा लोड पे कॉपर लॉस क्या होगा। तो पहला 50 वाट है, 100 वाट है, 150 वाट है, 300 वाट है। तो कुछ लोग कहते हैं आधा लोड है जी, कम कर दो, 300 वाट हो जाएगा। राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा कॉपर लॉस रेशियो में होता है स्क्वायर का। तो अगर आधा लोड है तो 2 गुना 2 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पे 60 है, 600 है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 150 वाट रह जाएगा, मात्र 150 वाट। राइट आंसर सी है। तो इसको लिए ध्यान रखिएगा, 1/2 के स्क्वायर आधा लोड पे। अगर कहता है कि 1/4 लोड पे तो 1/16 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कॉपर लोड के अनुसार घटता बढ़ता है। आयरन लॉस क्या होता है, फिक्स होता है ट्रांसफार्मर में। उसके बाद पूछ रहा है एक ट्रांजिस्टर का जंक्शन कितने जंक्शन होता है वो बताना है, 2, 3, 1, 4। तो ट्रांजिस्टर का जंक्शन की बात करेगा तो हम एमीटर बेस कलेक्टर की बात कर लें, और इसे बोल दें जंक्शन 2 और इसे बोल दें जंक्शन 1। तो जंक्शन कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है 59, जिसमें बोला है ACB का फुल फॉर्म क्या होता है। ACB, और ये क्या है, स्विच है। स्विच कैसा है, बहुत बड़ा स्विच कहाँ लगता है, पैनल और सब स्टेशन वगैरह में। ठीक है। तो एयर करंट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, अल्टरनेटिव करंट ब्रेकर, अल्टरनेटिव सर्किट ब्रेकर। तो ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं इसे एयर सर्किट ब्रेकर, क्योंकि इसके कॉन्टेक्ट में जो होते हैं वो एयर भरा होता है, जहाँ पे आर्चिंग को ख़त्म किया जाता है। तो एयर सर्किट ब्रेकर बी राइट आंसर है। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है CTPT का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म नाम क्या है। कोर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। इसके लिए आपको प्रश्न दे रहा है 2 और 3, 2 और 3, 1 और 3 और 1 और 4, कौन सा सही आंसर है। तो CT को बोलते हैं, C से करंट, T से ट्रांसफार्मर, P से पोटेंशियल और T से ट्रांसफार्मर। तो ये कह सकते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो ऑप्शन 2 और 3 ये किस में है, बी में। तो राइट आंसर आपका है बी। उसके बाद हम चलेंगे 61 नंबर प्रश्न में। तो 61 नंबर प्रश्न है, लीड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट पर गैस का क्या कारण है, क्या बदलता है, क्या इंडिकेशन करता है वो बताना है। तो लीड एसिड सेल अभी देखे थे कि जब चार्ज करते हैं तो इसमें H2SO4 का क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है। और 2 प्लेटों के बीच में ये क्या होता है, चार्ज डिस्चार्ज में केमिकल रिएक्शन होता है। तो वहाँ कह रहा है गैस बनता है आपके किसके, इलेक्ट्रोड पे, टर्मिनल पे। तो क्या होगा, एंड ऑफ चार्जिंग प्रोसेस, एंड ऑफ डिस्चार्जिंग प्रोसेस, नीड टू बी चार्ज, डिस्चार्ज कंडीशन, पूरी तरह से कौन सा कंडीशन है। तो कह रहा है कि जब गैस बनना शुरू हो रहा है, तो गैस कब बनता है, जब आप उससे चार्ज करेंगे। तो एंड ऑफ चार्जिंग प्रोसेस राइट आंसर यहाँ पे ये होगा। और यहाँ लिख सकते हैं आप ये एंड ऑफ चार्जिंग प्रोसेस, यानी गैस बनना बैटरी फुल चार्ज की ओर
अग्रसर है। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न है, पीएन टाइप सेमीकंडक्टर का मटेरियल को कहते हैं। पीएन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्या कहते हैं? पहला कह रहा है प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक, और सी कह रहा है बोथ बी एंड सी। तो हमने इससे पहले इसी वीडियो में बात कर लिए हैं डोपिंग। डोपिंग किस में करते हैं? इंस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में। उसके बाद ये क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और पीएनए टाइप है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें पी टाइप में हम क्या करते हैं? ट्रीवैलेंट, और एन टाइप में पेंट्रावैलेंट, 2 टाइप के इम्प्योरिटी डोपिंग करते हैं, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर सी है। उसके बाद हम 63 नंबर प्रश्न में चलेंगे। तो 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, फेराइट किस प्रकार की मटेरियल है वो बताना है। पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, जिसकी परमेबिलिटी क्या है? डाई का 1 से और 1 के पास होता है, पैरा के 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अलग होता है, लेकिन यहाँ फेराइट होता है, एयर कोर ट्रांसफार्मर में लगता है। इस टाइप के मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। राइट आंसर डी है। उसके बाद अगले स्लाइड में चलेंगे। तो अगला स्लाइड हमारा 64 नंबर प्रश्न है। तो 64 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है, ये सिंगल पोल स्विच किस ऊंचाई पर लगना चाहिए? सिंगल पोल स्विच घरों में जो लगाते हैं बत्ती को ऑन करने ऑफ करने, लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? तो कह रहा है फ्लोर टू 3.1 मीटर हाइट पे। उसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है, फ्लोर से 1.5 मीटर हाइट पे, फ्लोर से 2.5 मीटर और फ्लोर से 1 मीटर हाइट पे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार बताना है, अपने मन से जहाँ लगा दे वहाँ लगा सकते हैं, या ध्यान देना है इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या कहता है। तो ध्यान दीजिएगा, रूल के अनुसार 1.5 मीटर हाइट पे लगाना चाहिए, जिससे सब लोग आसानी से इसे ऑपरेट करें और इतना नीचा भी नहीं हो कि बहुत झुकना पड़े। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिसमें कह रहा है किसी मशीन में लगे वायर जहां स्थान कम हो, ध्यान दीजिएगा, स्थान कम हो के इंसुलेशन को किस प्लायर से हटाते हैं? तो तार को छीलने के लिए कह दें कि छीलने के लिए कौन सा प्लायर यूज करेंगे, लेकिन वहाँ स्पेस कम है। पहला कह रहा है दांतों से, हाथ मुंह दांत लगा देंगे और उसको निकाल देंगे, स्क्रू ड्राइवर से, कॉम्बिनेशनल प्लायर से और नोज प्लायर से। तो दांत लिखने का मतलब ये था कि नोज से थोड़ा उसका रिलेशन है, इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ डी है, नोज राउंड प्लायर, यानी राउंड नोज प्लायर भी इसे कहते हैं, उससे यूज करते हैं, क्योंकि राउंड नोज प्लायर की आगे के भाग क्या होता है? बहुत नुकीला होता है और ये आसान से कम जगह पे जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का यही टॉपिक था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी है। उसके बाद ब्रीदर, ब्रीदर क्या है? व्हाट इज ब्रीदर? तो ब्रीदर कहाँ लगा होता है? ट्रांसफार्मर में। तो इसमें पूछ रहा है एक इलेक्ट्रिकल साधन, रिले टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कूलिंग डिवाइस क्या है? तो ट्रांसफार्मर में कहते हैं ना कि ब्रीदर के द्वारा सांस लेता है, जिसमें सिंपल का वैल्यू रहता है, लेकिन सांस लेने का मतलब क्या है? ट्रांसफार्मर की ऑयल को ठंडा करना, और ठंडा किससे होगा? बाहर की फ्रेश एयर से। तो इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर की कूलिंग डिवाइस क्या है? ब्रीदर है। उसके बाद डायोड में तीर का निशान बदलाता है। डायोड आपने देखा होगा, ऐसा कुछ एरो आगे की तरफ लगा दिया जाता है, ये वाला एरो। तो इस एरो को क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। इस एरो किससे क्या बोलते हैं? धनात्मक भाग, नेगेटिव भाग, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल पार्ट। तो जिस साइड एरो लगा होता है वो क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, और शायद इसे क्या बोलते हैं? एनोड। और इधर के भाग को कैथोड बोलते हैं, जो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये प्रश्न में देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत तेरे प्रश्न आते हैं इस टाइप के, लेकिन यहाँ पे हमें पॉजिटिव भाग धनात्मक ये हमें याद रखना है। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न है, एलईडी के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जो वो यूज करता है, प्रयोग करता है, उसमें लगाते हैं वो नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 230 वोल्ट, 24 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 12 वोल्ट, और डीसी एसी लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए, डीसी एसी दोनों पे काम करता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए ओनली 1.5 वोल्ट चाहिए। चाहे आप 230 वोल्ट पे जोड़ते हैं तो उसमें एडेप्टर लगा के उसकी वोल्टेज कम कर दी जाती है। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है, कौन सी वस्तु का प्रकाश ऊर्जा एक रूप का उत्पादन करती है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप का उत्पादन करता है। पहला कह रहा है गैर चमकदार वस्तु, दूसरा पारदर्शी वस्तु, तीसरा अपारदर्शी वस्तु और चौथा
चमकदार वस्तु। कौन सा वस्तु ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो चमकदार, जितनी साइनेज होगी उतनी ऊर्जा का उत्पादन वो कर सकता है। तो राइट आंसर डी है। उसके बाद 70 नंबर है, एनामेल्ड वायर का प्रयोग करते हैं किसके लिए, वो बताना है 70 नंबर प्रश्न में। तो एनामेल वायर आपने देखा होगा, कोई एक बॉबिन रहती है जिसमें आप तार लपेटते हैं। अगर मान ले कि ये चौक है, घरों में लगने वाला इलेक्ट्रिकल चौक, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या और कोई भी डिवाइस है जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो उसमें देखते होंगे कि एक कॉपर जैसा सुनहरा वायर लपटा हुआ रहता है, उसके ऊपर क्या लगता है? इनामेल। तो इसको कहाँ लगाते हैं? तो वाइंडिंग अप इलेक्ट्रिकल मोटर एंड जनरेटर, ओवरहेड लाइन, हीटिंग एप्लियंस एंड वेरिएबल रियोस्टेट। तो कहाँ लगाते हैं? हमने कोल की बात कर ली, चौक की बात कर ली, ट्रांसफार्मर की बात कर ली। तो मोटर और जनरेटर में वाइंडिंग के लिए थोड़ी सी मोटी वायर लगाया जाता है। तो राइट आंसर ये है, और बहुत जगह पे लगता है। तो राइट आंसर यह है। आपके बाद इसके बाद हम 71 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। तो 71 नंबर प्रश्न आपका सिंक्रोनस मोटर से है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें पूछ रहा है कि सिंक्रोनस मोटर की लाभ क्या है। तो हम पहले एक और बात किए थे कि सिंक्रोनस मोटर में कांस्टेंट स्पीड के अलावा क्या बेनिफिट है। तो हमने बोला था बेटर इफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा इफिशिएंसी है। लेकिन यहाँ ये प्रश्न सही है क्या? तो नहीं है। यहाँ प्रश्न देखिए, लॉजिक पूछने का सवाल और पूछने से वहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ था, कांस्टेंट स्पीड के अलावा क्या लाभ है? तो बेटर इफिशिएंसी। यहाँ है लो कॉस्ट भी दिखा रहा है, वर्क एट लैग लीड यूनिटी फैक्टर और हाई यहाँ पे और कर रहा है आपका पे हाई पावर फैक्टर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न को थोड़े कंसेप्ट से लगाना है, इससे वर्क कर सकते हैं। लीड पे भी, लैग के भी, यूनिटी पावर फैक्टर पे, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर और ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, तो उन्हें समझना चाहिए हकीकत क्या है। यहाँ डी आंसर है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर आपका सी है। राइट आंसर सी है। उसके बाद पूछ रहा है एक डेक में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पूछ रहा है 3, 2, 4 और 6 कौन से होते हैं? तो आप बता देंगे सीधा सा, 2 जंक्शन होते हैं डेक में। उसके बाद आपके पास 73 नंबर प्रश्न है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इनमें से किस में? तो कॉपर में, एल्युमिनियम में, आयरन में, मूविंग कॉइल में। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो कॉइल बनेगा किससे? कॉपर के, एल्युमिनियम के या आयरन कोर पे लिपटा हुआ रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ सही है, कॉपर भी है, एल्युमिनियम भी है, आयरन भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मूविंग कॉइल के टर्म में है, इसलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। नहीं तो अगर एल्युमिनियम है, एक पत्ती है तो नहीं बनेगा, कॉपर है तो नहीं बनेगा, आयरन है तो नहीं बनेगा, लेकिन सारे को कॉम्बिनेशन बना के एक कॉइल बना दिया जाए तो यहाँ पे बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है। उसके बाद 74 नंबर है, जेनर डायोड का काम करता है, जीनर डायोड किस में काम करता है? पावर स्टेबलाइजेशन में, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में। तो यहाँ कहाँ करेगा? तो फॉरवर्ड बेस में, रिवर्स बेस में, दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो जीनर ब्रेकडाउन हमेशा किस में काम करता है? रिवर्स बेस में, जिसको राइट आंसर यहाँ पे आपका बी मिल जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न में चलेंगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर में होता है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। कंडक्टर है तो क्या होगा? पॉजिटिव, इंसुलेटर है तो क्या होगा? नेगेटिव, और सेमीकंडक्टर है तो क्या होगा? नेगेटिव। तो राइट आंसर भी। तो सेमीकंडक्टर का भी नेगेटिव होता है, केवल कंडक्टर का पॉजिटिव होता है। कई बार ये सेमीकंडक्टर नहीं लिख के पूछ देगा कि कार्बन का क्या होता है, सिलिकॉन का क्या होता है, इस टाइप से पूछ देगा। इंसुलेटर में पोर्सिलिन का क्या होता है, तो सब नेगेटिव में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न एक पूछने का तरीका बहुत। तो उम्मीद है कि हमारे चैनल से आप लोग के लिए कुछ थोड़ी बहुत सहायता मिलती होगी। तो चैनल को ऐसे ही प्रोग्रेस करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूरी नहीं, सबसे ज़रूरी है शेयर। अगर लोगों को बताते हैं कि कुछ यहाँ होता है तो हमारे लिए भी बेनिफिट है। अगर कुछ सही लगे तो, अगर लगता है कि मैं केवल आपको भटकाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, तब तो आपके लिए मैं नहीं कहूँगा कि शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर लगता है कि किसी को हेल्प हो रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।